नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 8 जुलाई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट न्यूज आज की डिस्कस अपन कर लेते हैं बिना आपका समय गवाए। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं देखिए। न्यूज आज कम है। जीआई टैग्स के बारे में बात करने वाले हैं, पर इंक्यूरियम क्या है इसके बारे में, T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है अभी हाल ही में इसका रिजल्ट रहा है उसके बारे में, यूसीसी को जानेंगे ये क्या है और क्या राजस्थान क्या करने जा रहा है, प्रगति के बारे में एक नई स्कीम और उस शिक्षा रैंकिंग के बारे में एक आर्टिकल अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जीआई टैग के बारे में। सबसे पहले तो आप समझिए जीआई टैग होता क्या है। देखिए, बेसिकली एक आइटम आइटम में कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, उपज हो सकती है, कोई वनस्पति हो सकती है, उसको दिया जाता है। बेसिकली किस बात के लिए दिया जाता है? इस बात के लिए दिया जाता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर आइटम है ना, ये जो पर्टिकुलर उपज है, ये इस पर्टिकुलर भूभाग की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सबसे क्या है? महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, या महत्वपूर्ण से भी ज्यादा ये समझे कि इस एरिया की सबसे टॉप क्वालिटी है। ठीक है, ये जो क्वालिटी है ना, ये कहीं और नहीं मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता, थोड़े दिन पहले नागौरी हल्दी को जीआई टैग मिला था। नागौरी हल्दी को क्या मिला था? जीआई टैग मिला था। ठीक है, यानी कि नागौरी हल्दी सबसे टॉप क्लास है अपनी क्वालिटी में और तमाम सारी चीज़ों में। फ़ायदा क्या होता है? देखिए, फ़ायदा ये होता है, ये जो नागौरी हल्दी है ये ब्रांड बनेगी। ठीक है, अब आप एक स्टोर पे आप इमेजिन कीजिए, दो तीन तरह की हल्दी रखी हुई, एक नागौरी हल्दी जिसके बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है जीआई टैग ऐसे ही मिल जाता है। वो प्रॉपर रिसर्च करते हैं, प्रॉपर टेस्ट करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, आसपास की हल्दी की क्वालिटी से मैच करते हैं, देन उसके बाद उसको दिया जाता है। तो पर्टिकुलर ये जो आइटम है ये मार्केट में जो है अपर हैंड रखेगा हमेशा, यानी कि इसकी जो बिक्री है वो ज़्यादा होगी। इस तरह आप तमाम चीज़ें, तो जीआई टैग इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो पहली बात तो ये होगी। अब हाल ही में जो है अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक टोटल 125 जीआई टैग जो है पंजीकृत हुए हैं और इंडिया में टोटल 822 हो गए। ठीक है, राजस्थान का अभी कोई जिक्र नहीं है इसमें। तो स्पेशली मध्य प्रदेश ने 26 और पश्चिम बंगाल ने 24 जो जीआई टैग है उनमें रजिस्ट्रेशन उनका करवाया है। तो मध्य प्रदेश की इसमें टॉप रैंकिंग है। ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि जीआई टैग जो है बेसिकली उससे होता क्या है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है कि आप जो है ना जीआई टैग की पूरी लिस्ट अपने मोबाइल से पढ़िए एक बार कि राजस्थान की जीआई टैग कौन सा है। ठीक है, राजस्थान के कौन कौन सी जीआई टैग है और अभी लेटेस्ट वाले किसको कब दर्जा मिला और कौन सी चीज़ क्या है, ये चीज़ आप होमवर्क में खुद कीजिए। देखिए, मैं भी यहाँ ऐड कर सकता था, बट मेरा उद्देश्य है आपको कुछ भी फीडेड देने से बेहतर है कि आप खुद सक्षम बने, है ना। तो मोबाइल पे आप सर्च कीजिए, गूगल पे जाइए, किसी एआई ऐप पे जाइए और आप सिंपली उसमें लिखिए कि राजस्थान के टिल डेट राजस्थान जीआई टैग। ठीक है, ये आप उसमें लिखेंगे तो आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो पेयर इंक्यूरियम के बारे में है। पेयर इंक्यूरियम, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। हमने बात करी थी कि सबसे ऊपर हमारा न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके बाद हमारे अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं, उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और उसके नीचे हमारे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, अब हमारी न्यायपालिका ने एक व्यवस्था दी। व्यवस्था ये दी कि कोई भी निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो हाई कोर्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, अधीनस्थ न्यायालय के लिए मान्य रहेगा। और सिर्फ निर्णय ही मान्य नहीं रहेगा, उस निर्णय को एक आधार निर्णय के रूप में इस्तेमाल करेंगे। किसके रूप में? आधार निर्णय के रूप में। एग्जाम्पल देता हूँ, रमेश का झगड़ा हो गया किसी सुरेश के साथ में। ठीक है, ठीक है, रमेश ने 4 थप्पड़ मार दिए, 4 थप्पड़ मार दिए सुरेश को। सुरेश ने करके केस कर दिया पुलिस थाने में जाके, और इधर रमेश की जो है गिरफ्तारी होगी। थोड़े दिनों बाद में बेल मिली और बेल मिलने के बाद में जो है रमेश को अधीनस्थ न्यायालय ने 2 साल की सज़ा सुना दी। ठीक है, तो रमेश चला गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला नहीं भाई, आपको 2 साल की सज़ा तो काटनी पड़ेगी, राइट, है ना। अब मामला चला गया कहाँ पे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने बोला रमेश ने, अच्छा क्या किया था? बोला 4 थप्पड़ मारी थी। बोला यार 4 थप्पड़ के लिए 2 साल की सज़ा,
हाई कोर्ट ने रमेश को बोला कि तुम जाके ना सुरेश को सॉरी बोलना, ठीक है, और मैं आपकी सारी की सारी सज़ा जो है माफ़ करता हूँ। और मैं ये भी बोलता हूँ कि इस तरह के मामले में इतने छोटे जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, बैलेंस ऑफ जस्टिस की बात है, वो आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो डिसीजन है ये एक तरह से एक रूलिंग बन गया। अब ऐसा नहीं है कि दोबारा कोई जस्टिस मुंह उठाएगा और किसी को थप्पड़ मारने पे 2 साल की सजा दे देगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट कई बार ऐसा हो जाता है, और जब ऐसा हो जाता है उसी को बोला जाता है पेर इंक्यूरियम, यानी कि समझते हैं इसको, एक लैटिन शब्द है पेर इंक्यूरियम, और विधिक सिद्धांत है, यानी कि एक न्यायिक सिद्धांत है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है असावधानी के कारण दिया गया निर्णय। यानी कि जब कोई भी आपसे उच्चली कोर्ट, यानी कि इस सबॉर्डिनेट न्यायालय के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी एक जज की बेंच से 2 जज की बेंच ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो कोई दिया गया निर्णय जब कोई न्यायपालिका प्रासंगिक कानून या उच्चतर पीठ के पूर्ण निर्णय को नज़रअंदाज करके दे देती है, यानी कि हायर ने क्या बोला था उस बात को नज़रअंदाज करके अगर कोई निर्णय दे देता है तो वो बाध्यकारी मिसाल नहीं माना जाएगा। तो निर्णय तो ठीक है दे दिया आपने, लेकिन उसको एक मिसाल के तौर पे नहीं माना जाएगा, ठीक है। दोबारा मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ही किसी न्यायाधीश ने बोल दिया कि नहीं, हाई कोर्ट में वो मामला था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी न्यायाधीश ने बोल दिया नहीं 1 साल की सजा, लेकिन इस 1 साल के आधार पे इस अधीनस्थ न्यायालय में आप इस केस की रूलिंग नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐसा किया था तो आपको ऐसा करना है। तो ये जो वर्ड है ये पेर इंक्यूरियम जो आपका होता है, ये पॉलिटिकल साइंस का जुडिशरी का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाल में क्या हुआ है, परवीन कुमार बनाम हरियाणा राज्य मामले में 2001 का एक निर्णय जो है पेर इंक्यूरियम घोषित किया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। उसने बोला है कि छोटी पीठ बड़ी पीठ के फैसले के विरुद्ध निर्णय नहीं दे सकती, यानी कि नीचे वाला ऊपर वाले के फैसले के विरुद्ध निर्णय नहीं दे सकता, उससे ऊपर वाला निर्णय दे सकता है, ठीक है। वो मुख्य नियम क्या है, स्टेयर डेसिसियस का सिद्धांत है, उसका मतलब यही है निर्णय का जो पीठ की जो सर्वोच्चता है उसको मेंटेन करना, बड़ी पीठ का जो निर्णय सर्वोच्च होता है और कानून की जो अनदेखी कर देता है उसको पेर इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब देखिए, महिला T20 वर्ल्ड कप चल रहा था और ऑस्ट्रेलिया जो है उसने खिताब जीत लिया है, और ऑस्ट्रेलिया वाली पिक तो अपन ने लगाई नहीं है। खैर भारत की जो बेटियां हार गई है, बट ऐसा नहीं है हम पिक भी चेंज कर दें, है ना। ऑस्ट्रेलिया ने जीता तो ये न्यूज़ है, आप याद रखेंगे। इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया, ठीक है। इंटरनेशनल इवेंट था, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा आप देख लेंगे कि जो विजेता विनर जो है वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और वर्सेस किसके था, इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड जो है उसमें रनर अप है, यानी कि सेकंड है, ठीक है। और संस्करण जो था 10वां था, और 10 में 8वां फाइनल खेला ऑस्ट्रेलिया टीम ने। ये आपको दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है कितना स्कोर क्या था, ठीक है। और ये एक बात याद रखेंगे कि बेथ मोनी जो है ऑस्ट्रेलिया की, वो प्लेयर ऑफ द मैच थी, ये पूछा जा सकता है। और बहुत सारे वर्ल्ड कप जो है मैन और वुमेन दोनों ही ऑस्ट्रेलियन टीमों ने जीता, तो ये हमारे लिए उतना काम का नहीं है, ठीक है। इंग्लैंड जो है चौथी बार T20 के फाइनल में हार का सामना इसको करना पड़ा है, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये चौथी बार फाइनल में आमना सामना था। 4 बार ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया, तो भाई ये तो बड़ी बुरी हार है। एक जो स्पोर्ट्स में राजस्थान का अचीवमेंट है, राष्ट्रीय आइस स्केटिंग जो चैंपियनशिप है हाल ही में हो रही थी, 21वीं, कहाँ पे, देहरादून में, ठीक है। ये भी थोड़ा सा हल्का सा आप देख लेंगे, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे ट्विसा शारदा जो है, इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत जीता है, ठीक है। तो ट्विसा शारदा का जो स्पोर्ट्स है आइस स्केटिंग, वो भी आप याद रखेंगे, और साथ में इन्होंने रजत जीता है देहरादून वाली चैंपियनशिप में, तो ये भी आप याद रखेंगे। बहुत सारे प्लेयर राजस्थान से गए थे, तो उन्होंने अलग अलग उल्लेखनीय योगदान। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, आइस स्केटिंग एक सिंपल तो आप देखते होंगे, जो रोड पे बच्चे यूँ भागते दौड़ाते हैं, और आइस पे स्पेशली उसको परफॉर्म करना। मोदी जी को जो सम्मान है राष्ट्रीय, वो लगातार मिलते जा रहे हैं। सेशल्स का हमने डिस्कस किया था कुछ ही दिन पहले, और अभी जो नया है बितांग आदिपूर्ण जो सम्मान है इंडोनेशिया का, वो मिला है। तो आपको सबसे पहला टास्क देता हूँ कि आप इंडोनेशिया की जो है लोकेशन देखिए। लोकेशन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आपकी जो स्टडी टेबल है उसके सामने इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान का मैप लगा हुआ होना चाहिए। ये आपको नया टास्क दे रहा हूँ आज, ठीक है। मैप लगा हुआ होना चाहिए। जब भी जो चीज़ कोई न्यूज किसी स्थान से संबंधित आप पढ़ें, तो आप जस्ट उसमें सर्च करके उस स्थान को देखें उसी समय, अच्छा यहाँ है इंडोनेशिया। अभी आपके पास मैप नहीं है, आप अरेंज कीजिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन में। अभी क्या कर सकते हैं आप, अभी जस्ट आप एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि अपने फ़ोन में गूगल कीजिए वर्ल्ड मैप, और वहाँ पे सर्च कीजिए इंडोनेशिया, ठीक है। तो इंडोनेशिया मोदी जी घूमने गए थे, और इंडोनेशिया का जो बितांग आदिपूर्ण जो सम्मान है वो मोदी जी को मिला है।
ठीक है। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये इंडोनेशिया का बितांग, जो कि मोदी जी को मिला है। ये बात आप याद रखेंगे, वो पुराने वाला रिवाइज करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात फिर बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूँ, वो ये है कि स्टडी से कोई सक्सेस नहीं होता। आप कितनी स्टडी कर लें, कितनी शिद्दत से कर लें, इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम में रिवीजन। ठीक है, कुछ भी पढ़े, प्लीज डू रिवाइज। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि इसको स्टूडेंट समझते हैं। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। जितना रिवीजन करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, जितना रिवीजन करोगे उतने मार्क्स अच्छे आएंगे एग्जाम। ठीक है, तो रिवीजन हमेशा करते रहना, चाहे वो स्टैटिक हो, करंट अफेयर्स हो, रिवाइज करते रहिए। और अपने आप से अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, पढ़ाते हुए भी, पढ़ते हुए बेसिकली आपके केस में, तो प्लीज़ गूगल इट। ठीक है, आपका जो भी स्मार्टफोन आपके पास है उसका यूज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, बाहर आइए, वहाँ से सर्च करिए, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़िए, उसको बोलिए हिंदी में देना, हिंदी में देगा, वट एवर उस सोर्स से, उसके बाद वापस आइए। ठीक है, अगर ये हैबिट आप बना लोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी ये सारी की सारी जर्नी आपके लिए। अब बात करते हैं आर्टिकल 44 के लिए। आपको पता है 36 से लेके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक क्या है, डीपीएसपी है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व। और इनमें से एक महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। क्या है समान नागरिक संहिता? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में मैक्सिमम जो प्रावधान है वो तो कर दिए थे, कानून बना दिया था। एक समस्या आई थी पर्सनल लॉज पे। हमारे यहाँ विविधता बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और सब धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज हैं। किस धर्म में शादी का क्या प्रावधान है और किस धर्म में क्या प्रावधान है, गोद लेने का, उत्तराधिकार का क्या प्रावधान है हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में, इन सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा बहस हुई। तो लास्टली बोला कि इनको अपने अपने धर्म के हिसाब से मैनेज करने दो। बट आपको पता है बहुत प्रॉब्लम्स आती है इसमें। हिंदुओं के लिए तो 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया, लेकिन मुस्लिम, ईसाई, इनके लिए अलग से कोई मैरिज एक्ट नहीं बनाया। ठीक है, इसकी वजह से जो है ये एक असमानता है। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू के लिए वो एक ही विवाह जो है, एक ही पत्नी रख सकता है, लेकिन मुस्लिम के लिए बहु पत्नी जो है वो उनका धर्म आज़ादी देता है। ठीक है, इसी तरह 3 तलाक की जो प्रथा थी, जो बाद में सरकार ने हटाई, इस तरह की तमाम जो है एक असमानता है। उस असमानता को दूर करने के लिए आर्टिकल 44 जो है डाल दिया गया था उसी टाइम। उन्होंने बोला था कि भाई राज्य को जब भी लगेगा, यानी कि हिंदुस्तान को, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी राज्य की बात होगी, संविधान में जब भी राज्य की बात होगी, आपको उसको देश समझना है। तो राज्य की जब भी क्षमता निर्माण होगी तो वो आर्टिकल 44 को लागू करेगा। तो अब जो है केंद्र सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है। राज्य सरकार ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है हमारी राजस्थान के लिए। उन्होंने बोला है कि हम जो एक समान नागरिक संहिता बना रहे हैं, तो और ये हमारे उद्देश्य है। उन्होंने अपने उद्देश्य भी बताए और फिर नीचे बोला है, उस पोस्ट में लिखा है कि ये जो है नंबर है, ये क्यूआर है, यहाँ पे आप अपने सजेशन दीजिए। और ये सजेशन क्या होता है? इसको बोला जाता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी, शासन में भागीदारी। ठीक है, क्या क्या उद्देश्य हैं इस समान नागरिक संहिता को लागू करने का? एक तो बहु विवाह पर पूर्ण रोक, यानी एक से ज्यादा विवाह करते हैं ना, उस पर रोक लगाना, और ये ठीक बात भी है। आगे लिव इन का पंजीकरण। ठीक है, लिव इन आजकल एक नया फिनोमिना है, आप सब जानते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं बढ़ती जा रही है। भरण पोषण की समान व्यवस्था। अब क्या होता है, आपको पता है ओल्ड एज जो पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ती जा रही है, और ओल्ड एज पॉपुलेशन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आए दिन आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, बेटा बेटी बाहर रहते हैं, मदर फादर दोनों रह रहे थे, सडनली डेथ हो जाती है, नो कॉन्टैक्ट, 17-18 दिन बाद में बदबू आती है घर से, तब लोगों को, पड़ोसियों को पता चलता है, एंड देन सारी चीज़ें होती है, इस तरह की चीज़ें। तो बहुत सारी जो भरण पोषण को संबंधित जो कानून है, ठीक है, वो सबके लिए समान होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें होनी चाहिए। ठीक है, भरण पोषण बेसिकली एक उस सेंस में हो गया ओल्ड एज, और दूसरा हो गया कि जो तलाक के मामले, तलाक के दौरान जो एक दूसरे को एलुमनी मांगी जाती है, वो भी इसमें हो गया। विवाह और तलाक का पंजीकरण, ठीक है, ये अनिवार्य रूप से इसके लिए कानून बनाना। समान अधिकार संपत्ति में, बेटा और बेटी को समान अधिकार, 2005 में हालांकि निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, बट फिर भी ये कानून के माध्यम से ये जो है सरकार करने जा रही है, राजस्थान सरकार, और उन्होंने सजेशन मांगे। ठीक है, उन्होंने बोला है कि भाई आप इसमें सजेशन दीजिए एज ए नागरिक। आगे देखिए, कृषि जो है ना, सरकार का सबसे टॉप मोस्ट एजेंडा रहता है, लेकिन फिर भी कृषि में बड़े बदलाव नहीं आ पा रहे। 2014 में मोदी जी ने बोला था कि 2022 तक किसानों की इनकम जो है डबल कर देंगे, बट ऐसा शायद हुआ नहीं है।
और अब एक नई स्कीम के साथ आए हैं माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। क्या नाम है? प्रगति नाम है भाई, ठीक है। और कृषि क्रांति का नया अध्याय इसको बता रहे हैं। क्या बोला इन्होंने कि भाई हम ना 20,000 लोगों को ट्रेंड करेंगे। अरे भाई किस में ट्रेंड करोगे? एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर टेक्निक में ट्रेंड करेंगे। और ये 20,000 लोग ना 20 लाख लोगों को जाके और खेती सिखाएंगे। ये इन्होंने प्लान बनाया इस प्रगति योजना के तहत। 20,000 कृषि उद्यमी बनाएंगे और 20 लाख लघु और छोटे किसानों को इससे लाभ होगा। 8 राज्यों में स्कीम अभी चलने वाली है। उसमें देख याद कर लीजिए आप, MP, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आसाम और झारखंड। देखिए, MP मध्य प्रदेश, UP उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आसाम और झारखंड, ये जो 8 राज्य हैं इनमें अभी शुरुआत में लागू करने वाले। और किसानों की न्यूनतम 30% आय हम इसके माध्यम से बढ़ाएंगे, ये हमारे कृषि मंत्री जी कह रहे हैं। क्या उद्देश्य है? देखिए, फसल की उपज 15 से 20% उपज यानी उत्पादन बढ़ा, ये पहला काम है। इसमें धान, मक्का और आलू में, ठीक है। 20% किसानों को कृषि पद्धतियों में एक्सपर्ट करना, वित्तीय साक्षरता देना उनको, और औपचारिक बैंकिंग तक पहुंच यानी कि बैंकों तक पहुंच सुनिश्चित करना। कृषि सखी और महिला उद्यमियों की अहम भूमिका इसमें रहने वाली है। ड्रोन, डिजिटल सजेशन और वैज्ञानिक खेती को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं, ठीक है। क्या बोला है चौहान साहब ने? चौहान साहब ने बोला कि भाई विकसित भारत का जो सपना है ना, वो विकसित कृषि और समृद्ध गांवों के बिना संभव नहीं है। हमें इन सारे पैरामीटर पे काम करना पड़ेगा, ये बात वो बोल रहे हैं। चलिए, अभी हाल ही में QS वर्ल्ड रैंकिंग आई थी 2026 की, हमने डिस्कस भी की थी। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि 118वीं रैंक हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी की आई है ना, जो इंडिया की टॉप रैंक है। और अब तक इंडिया ने थोड़ा सा सुधार इसमें किया और इंडिया वाले खुश हो गए। तो इस आर्टिकल में राइटर ये बोल रहे हैं, खुश मत हो भाई, आपकी टॉप रैंक 118 ही है। 18 आ गई तो भी मान लेते, या 1 आ जाती तो मानते ना हम। 118 पे बैठे हो भाई दुनिया में। आप चीन को देखोगे, उसका एक विश्वविद्यालय 11वें नंबर पे, एक 13वें नंबर पे, और आप 118 में भी खुश हो रहे हो, ठीक है। रिसर्च पे, अनुसंधान पे आप खर्च करते हो सिर्फ 0.65% ऑफ GDP। इंडिया को बोल रहे हैं राइटर कि आप अनुसंधान पे केवल 0.65% GDP खर्च करते हो, जो कि कितना कम है। जबकि चीन करता है 2.6%, ठीक है। दक्षिण कोरिया करता है 4% से भी ज़्यादा। और आप बात करते हो कि हमारी रैंकिंग अच्छी होगी और हम खुश हो रहे हैं। नहीं होना है, ठीक है, बड़ा गैप है, ठीक है। उत्कृष्ट जो विश्वविद्यालय, उनकी संख्या हमारे पास बहुत कम है। शोध के लिए जो वे कर रहे हैं ना, अनुसंधान के लिए, वो 0.65% ऑफ GDP, और इसमें भी क्वालिटी वे नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी हमारे पास कम है, छात्र कम है, उद्योग शिक्षा आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। यानी कि मान लीजिए मुकेश अंबानी की रिलायंस को या जियो को मान लीजिए कैसा इंजीनियर चाहिए, इस बात का कोऑर्डिनेशन ना कॉलेज के साथ है ही नहीं। जो IITs है उनके साथ भी नहीं। IITs को नहीं पता कि भाई मुकेश भाई की कंपनी को कैसा आदमी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या, उनको हाई पेइंग जॉब नहीं मिलती। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो तो बड़ा है किसमें? हायर एजुकेशन में, यानी कि कॉलेज में एडमिशन्स तो बढ़े हैं बट क्वालिटी नहीं बढ़ी है, ठीक है। जो लोग गए हैं कॉलेज, जो जा रहे हैं कॉलेज, उनमें क्वालिटी नहीं है, सिर्फ एडमिशन बढ़े, नंबर्स बढ़े हैं, ठीक है। ये बात राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई कम से कम 2% करो। किसको? 0.65% को। R&D होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नवाचार के लिए रिसर्च करो आप, उसमें पैसा बढ़ाओ। और विश्वविद्यालयों को ना थोड़ी सी आज़ादी दो आप। छोटी सी बात में तो आप सरकार कूद जाते हो। किसी प्रोफेसर ने थोड़ा सा लिबरल क्या बोल दिया, आप उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हो, तो आपको उसको स्वायत्ता देनी पड़ेगी। और भाई इंटरनेशनल फैकल्टीज लेके आओ, जो टॉप लोग हैं ना पढ़ाने में, उनको लेके आओ आप। और इंडस्ट्री के साथ में ना साझेदारी करो, है ना। इंडस्ट्री के साथ में साझेदारी का मतलब कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, ये विश्वविद्यालय को समझ आना चाहिए, है ना। ये तमाम बातें जो इस आर्टिकल में की गई है। तो आज हमने डिस्कस किया GI टेक, पर इंक्यूरियम, T20 वर्ल्ड कप के रिजल्ट्स, PM मोदी का इंटरनेशनल एक और सम्मान, समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 के बारे में, और प्रगति जो परियोजना है चौहान साहब ने लॉन्च करी है उसके बारे में हमने बात करी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन अच्छी रही होगी, और अच्छी लगने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इससे फ़ायदा होना चाहिए, राइट। चलिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।